Hello and assalamu alaikum guys. In this video we're going to be doing dynamics part 6. अभी तक हमने ये सारे के सारे सब टॉपिक्स कवर कर लिए और हर सब टॉपिक के साथ मैंने उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियो भी मेंशन की हुई है। तो अगर आपसे कोई सब टॉपिक नहीं हो रहा या आपसे कोई सब टॉपिक मिस हो गया, you can watch these corresponding videos. Today we will be doing terminal velocity. Let's get into it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्मिनल वेलोसिटी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट एयर रेजिस्टेंस इज। एयर रेजिस्टेंस इज अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट मूव्स इन द एयर। आपको तो पता ही होगा, एयर इज मेड अप ऑफ millions and billions and trillions of small particles and molecules, and as an object moves through these particles and molecules, it is constantly colliding. The object is constantly colliding with these particles, and these collisions create a force which is in the opposite direction. अच्छा, आगे हमारे पास इसके दो डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं जिससे हमारी एयर रेजिस्टेंस या तो ज्यादा हो सकती है या तो कम हो सकती है। वन इज सरफेस एरिया। If the surface area of an object is big, it will hit more particles, meaning there would be more air resistance. अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। फर्स्टली, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड थ्रो इट। ठीक है ना, आपने एक सिंपल पेज लेना है, अ पीस ऑफ पेपर एंड थ्रो इट। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि द पीस ऑफ पेपर आहिस्ता आहिस्ता से ग्लाइड करता हुआ नीचे फर्श के साथ जाके इट लेस डाउन। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप उसी पीस ऑफ पेपर को क्रम्बल कर दोगे, लाइक मेक इट कॉम्पैक्ट लाइक अ बॉल, राइट, और तब आप उसको उस सर्टेन सेम हाइट से ड्रॉप करोगे, इट विल इंस्टेंटली हिट द ग्राउंड इन लेस देन अ सेकेंड। व्हाई इज दैट? कि जो पेज है, लाइक द बिग शीट ऑफ पेपर, it glides down, but the compact ball, it crashes into the जमीन। दैट इज बिकॉज जो पेज है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बॉल है उसका सरफेस एरिया बहुत कम है। अगर एक चीज का सरफेस एरिया ज्यादा है, द पार्टिकल्स इट विल कोलाइड विद आर मोर। ठीक है ना, जैसे आप ये पेपर देख सकते हो, ये पेज देख सकते हो, इट विल कोलाइड विद मोर पार्टिकल्स, देयरफॉर इट विल टेक लॉन्गर टू हिट द ग्राउंड। लेकिन सिंस दिस बॉल इट कोलाइड्स विद वे लेस पार्टिकल्स, क्योंकि इसका सरफेस एरिया इतना कम है, इट इज लाइक बहुत छोटा है। अगर हमारे पास इतना एक पेपर है, द बॉल वुड बी अराउंड दिस साइज एंड राइट, और आप देख सकते हैं द बॉल विल ऑब्वियसली हिट लेस पार्टिकल्स। अच्छा, दूसरा डिपेंडिंग फैक्टर जिससे हमारी एयर रेजिस्टेंस या तो ज्यादा हो सकती है या तो कम हो सकती है, इज दैट इफ ऑब्जेक्ट स्पीड इज हायर, it will come in contact with more particles in the same time, and there will be more air resistance at higher speed. Again, मेरे पास इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है, राइट। इमेजिन करो आप एक गाड़ी पे जा रहे हो एंड द स्पीड इज 20 किलोमीटर एन आवर। आप शीशा नीचे करते हो और अपना हाथ बाहर निकालते हो। आप एक्सपीरियंस करते हो एयर रेजिस्टेंस को, लेकिन आप ये एक्सपीरियंस करते हो दैट द एयर रेजिस्टेंस इज वेरी स्लाइट। आपका हाथ थोड़ा सा पीछे को ड्रैग हो रहा है, बट इट इज नॉट दैट मच। द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट दैट मच। लेकिन ऑन द अदर हैंड, परसों आप जा रहे थे ऑन द हाईवे और आपकी स्पीड थी 120 किलोमीटर एन आवर। ठीक है ना, आपकी स्पीड थी 120 किलोमीटर एन आवर। आपने अपना शीशा खोला और आपने अपना हाथ निकाला, आपका हाथ सडनली जोर से पीछे जाके लगा है। व्हाई इज दैट? हमारे पास सिर्फ एक स्पीड का तो डिफरेंस था। व्हाई इज दैट? एक सिचुएशन में द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज वेरी स्लाइट, लेकिन इन द अदर सिचुएशन द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। लाइक इस सिचुएशन में बहुत लो था, इस सिचुएशन में बहुत हाई है। व्हाई इज दैट? इट इज बिकॉज ऑफ द स्पीड डिफरेंस। अगर हमारे पास 20 किलोमीटर एन आवर पे एक गाड़ी जा रही है और आप अपना हाथ बाहर निकालते हो, द collisions with your hand will be very slight. लेकिन on the other hand, अगर आप अपना हाथ बाहर निकालते हो in a car which is going at a speed of 120 kilometers an hour, आपका हाथ
in the same amount of time, it will hit way more particles. बहुत ज़्यादा collision होगी and your hand will, go in the opposite direction of the car, right? जिस डायरेक्शन में आपकी गाड़ी जा रही होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका हाथ ट्रैवल करेगा एंड इट विल hit the back of the car, right? So yeah, that is it for air resistance. अब हम आ जाते हैं on to terminal velocity. अभी मैं आपको टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे जाके आपको खुद समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक सिनेरियो है, एक एग्जांपल है जो टर्मिनल वेलोसिटी को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है। इमेजिन करो, you're on top of a very tall building. Let's say बुर्ज खलीफा के टॉप पे हैं हम और हमारे पास एक बॉल है, ठीक है ना? फ्रॉम द एज ऑफ बुर्ज खलीफा हमने इस बॉल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है? फर्स्टली, इन दिस इंस्टेंस इन द इंस्टेंस जहां आपने बॉल को अभी इन दैट एग्जैक्ट मोमेंट ड्रॉप किया एंड द बॉल इज येट नॉट मूविंग, बॉल की कोई स्पीड नहीं है एट दैट मोमेंट, initially the only force which is acting on the ball is weight. Initially, weight is the only force acting on the ball. ठीक है ना? And it accelerates due to gravity at 9.8 meters per second. आपको तो पता ही होगा acceleration due to gravity is 9.8 meters per second square. ठीक है? In that exact moment, हमारी जो air resistance है, that is 0 newtons. Why? Because for air resistance to occur, for air resistance to have any magnitude, the ball has to be moving. अगर हमारी बॉल स्टेशनरी है यानी कि इट इज नॉट मूविंग, इट विल नॉट कोलाइड विद एनी एयर पार्टिकल्स। भी सोचो, इफ अ बॉल इज नॉट मूविंग, हाउ कैन इट कोलाइड विद एयर पार्टिकल्स? और जैसे मैंने आपको यहां बताया था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द एयर, it will collide with air particles and those collisions will cause a opposing force which is known as air resistance. अगर हमारे पास वो collisions ही नहीं है, how can there be a opposing force? ठीक है? Therefore, air resistance 0 newtons since there is no movement. Resultant force 98 newtons क्योंकि this is the only force acting on the ball. ठीक है? Acceleration 9.8 meters per second square and velocity जैसे मैंने आपको बताया 0 meters per second. अच्छा, second instance which is after 10 seconds of the ball dropping. जैसे यहाँ बुर्ज खलीफा है, मैंने बॉल ड्रॉप कर दी है एंड देन 10 सेकंड के बाद मैंने ये स्टैट्स निकाली हैं। As the ball falls, speed increases. जाहिर बात है, अगर आप एक बॉल को एक बिल्डिंग से फेंक रहे हो, it will accelerate due to gravity. ठीक है? As the speed of the ball increases, so does the air resistance. मैंने ये आपको यहाँ बताया था। If object speed is higher, it will come in contact with more particles. Again, there will be more air resistance at higher speed. यहाँ भी लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद स्पीड। आप यहाँ देख सकते हैं इन दिस डायग्राम एयर रेजिस्टेंस का हमारे पास अब एक एरो है विच इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन हमारे पास जाहिर बात है इस डायरेक्शन में होगा बिकॉज ग्रेविटी इज पुलिंग इस डाउन एंड एयर रेजिस्टेंस विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इट इज 10 kilograms एंड द वेट, ऑफ कोर्स वेट तो चेंज नहीं होगा, वेट तो सेम ही रहेगा। एयर रेजिस्टेंस हमने बस एक एस्टिमेशन, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको 50 न्यूटन एयर रेजिस्टेंस दे दिया। रिजल्टेंट फोर्स अभी तक तो आपको निकालना आ ही गया होगा, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड। डाउनवर्ड हमारे पास वेट है विच इज ऑफ कोर्स द बिगर फोर्स। हम हमेशा बिगर सब्ट्रैक्टेड बाय स्मॉलर फोर्स करेंगे। बिगर हमारे पास वेट है, स्मॉलर हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है and that will be 48 newtons as the resultant force and it is downwards. ठीक है?
एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम F इज इक्वल्स टू एम ए रिजल्टेंट हमारे पास है 48 मास है हमारे पास 10 एक्सेलरेशन हमने निकालनी है दैट वुड बी 4.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी हमने अगेन एक एस्टिमेशन के हिसाब से 40 मीटर्स पर सेकंड वेलोसिटी लगती है अच्छा इंस्टेंस नंबर 3 इस इंस्टेंस में हमारा जो एयर रेजिस्टेंस है इट इज इक्वल टू द वेट खुद ही आप इमेजिन करो द बॉल कीप्स ऑन एक्सेलरेटिंग राइट द बॉल विल कीप ऑन एक्सेलरेटिंग जब तक ये एक कांस्टेंट स्पीड पे नहीं पहुंच जाती राइट एंड दैट कांस्टेंट स्पीड इज रीच्ड व्हेन द एयर रेजिस्टेंस बिकम इक्वल टू द वेट खुद ही इमेजिन करो अ बॉल कैन नॉट इन्फिनिटली एक्सेलरेट हमेशा के लिए बॉल एक्सेलरेट नहीं करेगी व्हाई इज दैट दैट इज बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस जैसे जैसे हमारी बॉल एक्सेलरेट करती जाएगी जैसे जैसे हमारी बॉल की स्पीड इंक्रीज होगी हमारा जो फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस है दैट विल आल्सो इंक्रीज एंड आफ्टर अ सर्टेन व्हाइल ये दोनों फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाएंगे और जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस आउट होंगे व्हाट विल हैपन इज दैट हमारी वेलोसिटी इट विल बी कांस्टेंट एंड इट विल बी नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी ठीक है at a certain point the force of the weight becomes equal to the air resistance due to the certain again factor हमारे पास वही फैक्टर आ जाता है कि जैसे जैसे हमारी स्पीड इंक्रीज होती है एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है एंड जैसे जैसे हमारी स्पीड इंक्रीज होगी एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी अप टिल द पॉइंट जब तक हमारी एयर रेजिस्टेंस एंड द फोर्स ऑफ वेट बिकम इक्वल ठीक है since the forces are balanced the resultant force is of course 0 newtons that means the acceleration is 0 यानी कि the ball will no longer accelerate this constant speed is known as terminal velocity again समराइज तरीके में समझाता हूँ हमने एक बॉल को फेंका है फ्रॉम अ बिल्डिंग इनिशियली द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग जो सिर्फ फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन द बॉल इन दैट एग्जैक्ट मोमेंट इज द वेट ठीक है the acceleration due to gravity gravity की वजह से जो acceleration होती है it is always constant which you have to remember which is 9.8 meters per second square air resistance 0 since the ball is not moving क्योंकि ball move नहीं करी there is no air resistance resultant force is 98 newtons why because this is the only force which is acting on the ball in that moment acceleration is 9.8 meters per second square again acceleration due to the gravity and velocity is 0 Acha instance 2 which is after 10 seconds as the ball falls speed increases and as the speed increases मैंने आपको ये probably 10वीं दफा बता दिया as the speed increases the air resistance will increase right अब हमारे पास एक air resistance की value आ गई है which is 50 newtons resultant force यानी कि the weight is now अब हमारे पास एक force है which is of 48 newtons क्योंकि air resistance is in the opposite direction of weight. Therefore, अगर हमने resultant force निकाला we have to subtract the greater weight subtracted by the smaller weight. Therefore, we will get the air resistance. Acceleration भी हम निकाल सकते हैं using the formula F is equals to ma. Velocity हमने एक तुक्का हमारा estimation रखी है which is 40 meters per second in that moment. अच्छा, third instance at a certain point the air resistance become equal to the weight since as the speed increases as the acceleration occurs as the speed reaches a maximum value the air resistance becomes equal to the weight and at that moment हमारे पास जो resultant force होगा it will be 0 newtons यानी कि acceleration 0 है this constant speed is known as terminal velocity हमारे पास air resistance है 98 रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास जीरो है बिकॉज वेट भी हमारा 98 है एयर रेजिस्टेंस भी 98 है 98 माइनस 98 इज 0 न्यूटन एक्सेलरेशन अगेन 0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर फॉर्मूला में अगर वैल्यूज पुट करें एफ इज इक्वल्स टू एम ए फोर्स हमारे पास जीरो है मास हमारे पास 10 है एक्सेलरेशन निकालनी है 0 डिवाइडेड बाय 10 विल स्टिल बी 0 meters per second. Velocity is 70 meters per second and that is known as the terminal velocity and this velocity will be constant velocity
अब हम आ जाते हैं ऑन टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन 12 पेपर 2-1 में जून 2019। Figure 9.1 shows a parachutist falling vertically downwards towards the ground। मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी अब कम कर लूंगा क्योंकि अब मुझे समझाना है। अभी मैं आपको समरी दे रहा था, अब मैं आपको समझाऊंगा। आप देख सकते हैं हमारे पास एक फोर्स है विच इज वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑफ 600 न्यूटन्स। ये हमारे पास वेट है और ये हमारे पास प्रॉबेबली एयर रेजिस्टेंस है विच इज अपवर्ड्स 200 न्यूटन्स। ठीक है। The mass of the parachutist is 60 kilograms and his weight is 600 newtons. Calculate the acceleration, हमने निकालनी है क्या? Acceleration of the parachutist when the air resistance is 200 newtons. आपने नोटिस किया होगा मैं हर क्वेश्चन करवाने से पहले आपको उसका एक प्रीव्यू दे देता हूँ ताकि आपको पता हो व्हाट टू डू। अब मैंने इसी पूरी जो स्टोरी सुनाई है उसमें ही आपको हिंट्स दी हुई थी कि व्हाट टू डू इन द क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक फिगर आउट कर लिया है, लाइक यू आर अ जीनियस। अगर नहीं किया, पे मोर अटेंशन। ठीक है। क्या मैंने आपको इन सिनेरियो इंस्टेंस नंबर 2 ये बताया था कि लाइक वेट नीचे को है, एयर रेजिस्टेंस ऊपर को है, and we can just subtract the two forces to get a resultant force, and that's exactly what we need to do here. We subtract the two forces, दो फोर्सेस हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं and we will get the resultant force 400 newtons. This is the resultant force. अब हमने एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं? F is equals to ma। याद कर लें, आपने एक्सेलरेशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसी फॉर्मूला से निकालनी है विच इज F is equals to ma, especially where they have given us the resultant force। या जहां भी हमें फोर्स दिया हो और एक्सेलरेशन निकालने का बोल रहे हो और हमें वहां एक स्नीकी तरीके से वेट भी बताया हो, आई मीन मास भी बताया हो, then just know we have to use this formula। F is equals to ma। फोर्स हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास है 400, मास है हमारे पास 60, एक्सेलरेशन है हमारे पास निकालने वाली 60, and then 40 divided by 6 will be the answer, meters per second square। That probably is 20 by 3 is 7, I mean 6.8 something, whatever. Use the calculator. Part B. The parachutist falls from rest at time t is equals to 0. He accelerates non-uniformly until he reaches a terminal velocity of 44 meters per second at time t is equals to 30 seconds. At time t is equals to 40 seconds, the parachute opens. He decelerates for 4 seconds, reaching a smaller terminal velocity of 5 meters per second. He then falls at this speed until he lands on the ground at time t is equals to 200 seconds. 1. On figure 9.2, draw the speed time graph for the parachutist. तो यहाँ हमारे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है और उन्होंने हमें यहाँ सारी डिटेल्स दी हुई हैं। दे हैव गिवन अस 4 पॉइंट्स एंड देयरफॉर दिस इज अ 4 मार्क क्वेश्चन। एक पॉइंट हमारे पास ये है that the parachutist falls from rest, यानी कि इसकी स्पीड इनिशियल स्पीड 0 है एंड इनिशियल टाइम फ्रॉम वेयर ही बिगैन इट इज आल्सो 0। तो इधर से पैराशूटिस्ट बिगिन कर रहा है, ही इज बिगिनिंग हिज जर्नी फ्रॉम द ओरिजिन। आगे, he accelerates non-uniformly until he reaches a terminal velocity of 44 meters per second at 30 seconds। अच्छा, इस ग्राफ पे 30 seconds will be around here and 44 meters per second will be around here। इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेते हैं and this is our terminal velocity। एग्जामिनर ने हमें ये बोला है that the parachutist he accelerates
नॉन यूनिफॉर्मली, यानी कि हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते क्योंकि द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म. इट हैज टू बी आइदर अ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट या डिक्रीजिंग ग्रेडियंट. हम कौन सा ग्रेडियंट बनाएंगे? व्हाट शेप डू वी मेक? डू वी मेक अ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ या अ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ? ये मैं आपको समझाता हूं यूजिंग द थ्योरी. मैंने आपको यहां बताया था that as the ball falls, its speed increases, and as the speed of the ball increases, so does the air resistance. और जैसे जैसे हमारी air resistance increase होगी, the resultant force will decrease. क्योंकि air resistance is in the opposite direction of weight. और जैसे जैसे हमारा air resistance increase होगा, the resultant force created by the weight will decrease. ठीक है ना? और हमें पता है that resultant force is directly proportional to acceleration. और जैसे जैसे हमारा resultant force कम होगा, so will the acceleration. यहाँ आप देख सकते हैं in the first instance हमारी जो air resistance है it is 0. हमारा resultant force 98 न्यूटन्स है. हमारी acceleration 9.8 meters per second square है. In the second instance air resistance हमारे पास 50 न्यूटन्स है. Resultant force अब हमारे पास 48 न्यूटन्स है, यानी कि it decreased, and so did the air, I mean the acceleration. Acceleration also decreased to 4.8 meters per second square. So yeah, we have to make a decreasing gradient graph क्योंकि हमारी acceleration is constantly decreasing. And आपको तो पता ही होगा, अभी तक आप डायनामिक्स में पहुंच गए हो, that speed time graph का जो gradient होता है it is acceleration. Therefore we have to make a decreasing gradient graph, something like this. अच्छा, he accelerates non-uniformly until he reaches a terminal velocity of 44 meters per second at t is equals to 30 seconds. ये हमने ड्रॉ कर लिया. At t is equals to 40 seconds the parachute opens, यानी कि between 30 and 40 the parachutist remains at the terminal velocity. तो हम ये भी ड्रॉ कर लेते हैं. Between 30 and 40 he remains at a constant speed of the terminal velocity. At t is equals to 40 seconds the parachute opens. He decelerates for 4 seconds reaching a smaller terminal velocity of 5 meters per second. ठीक है? अब he decelerates for 4 seconds. ठीक है, 4 सेकंड के लिए he is decelerating and he reaches a smaller velocity of 5 meters per second. 5 meters per second will be around here. ठीक है ना? And he decelerates for 4 seconds. यानी कि in this graph, एक जो छोटा क्यूब है on the x-axis that is 4 seconds. ठीक है ना? It is 4 seconds. So the parachutist is going to decelerate something like this. समझ आ गई? And now he maintains a smaller terminal velocity until he lands on the ground. Until he lands on the ground at t is equals to 200 seconds. तो 200 seconds तक हम एक बना लेते हैं स्ट्रेट लाइन, और ये हमारे पास है the point where he lands on the ground. तो हम एक छोटी सी लाइन बना लेते हैं on the ground. समझ आ गई? So yeah, that will give you 4 marks. Part 2. Calculate the average deceleration of the parachutist between time t is equals to 40 seconds and time t is equals to 44 seconds. तो यहाँ आप देख सकते हैं that there is a sharp decrease in speed which is known as deceleration,
और यही हमने निकालनी है। हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। वन इज बाय द ग्रेडियंट एंड द सेकेंड इज बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, which is final velocity subtracted by initial velocity divided by the time. यानी कि basically the change in velocity divided by the change in time. ठीक है ना? Delta v divided by delta t. ठीक है? What is the change in velocity? What is the final velocity? The final velocity is 5 meters per second. 5 meters per second. What is the initial velocity? It is 44 meters per second. What is the time? It is 4 seconds. So what is it? That would be, I think, minus 39 divided by 4, and it will be 9 point something something. Negative 9 point something something. लेकिन since they have mentioned deceleration, उन्होंने हमें अभी अभी से बता दिए that it is deceleration, so we don't have to include the negative sign because deceleration is basically negative acceleration. So we don't have to, include the sign. So it would be simply 9.6 meters per second square. Between 9.6 या 9.7 या 9.8, you will have to calculate it yourself. आप ये चीज भी नोटिस कर रहे होंगे that it is a mix of kinematics and dynamics, and yeah, it is kind of, because हमारा kinematics का जो chapter है, अगर हम उसमें ये भी include कर देते, it would have been way more riskier and it would have been way more lengthier, क्योंकि kinematics में इसकी चीजें और इसकी चीजें kinematics में है, तो we cannot explain you this concept before teaching you dynamics. ठीक है, part C कर लेते हैं हम. Explain in terms of forces involved. Why? Part 1. The parachutist reaches a terminal velocity at time t is equals to 30 seconds. तो ये मैंने आपको इधर समझाया था that whenever air resistance becomes equal to the weight, the two forces are now balanced. यानी कि the downward force is now equal to the upward force. दोनों forces balance हो गए हैं. Therefore, कोई resultant force है ही नहीं. Right? 98 subtracted by 98 will be 0 newtons. और जब हमारे पास कोई resultant force नहीं है, there will be 0 acceleration, and 0 acceleration indirectly means constant speed. और ये constant speed, it is known as terminal velocity. ठीक है? तो हम यहां ये लिख सकते हैं that air resistance is now equal to the weight. Part 2. The parachutist decelerates when the parachute opens. Why is that? आपने मूवीज या कोई स्टंट में देखा होगा कि जैसे ही पैराशूटिस्ट पैराशूट को ओपन करता है, देयर इज अ सडन शॉक, या कोई डिसेलरेशन होती है, ऊपर की तरफ पैराशूटिस्ट फॉर अ स्लाइट मोमेंट ऊपर की तरफ जाता है. व्हाई इज दैट? मैंने यहां आपको ये बताया था दैट if the surface area of an object is big, it will hit more particles, meaning there would be more air resistance. और जैसे ही पैराशूटिस्ट अपना पैराशूट ओपन करता है, he suddenly increases his surface area. आपने खुद भी देखा होगा, पैराशूट्स आर ह्यूज, राइट? वो अपना surface area बहुत ज्यादा increase कर लेता है. Therefore, the upward force is now a lot more, right? और downward force तो है ही है, right? So yeah, surface area increased, surface area increased, increase in upward force, so on and so forth. अपनी आप मार्किंग स्कीम भी देख सकते हैं. अच्छा, मेरे पास यहाँ ही पड़ी हुई है, आपको दिखा देता हूं.
अच्छा, increase in air resistance, upward force from parachute, upward force, air resistance larger than weight, downward force or resultant force upwards. ठीक है ना? अच्छा, part 3, the second terminal velocity when the parachute is open is smaller than the first one. Why is that? Again, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से यहां से देख लेते हैं. Air resistance decreases as speed reduces until it is equal to the weight, or with parachute open, air resistance is equal to the weight at a lower speed. हमारे पास parachute open है, the air resistance on the parachute due to the surface area या increased surface area is a lot more, and the air resistance due to the speed is a lot less. तो यहाँ आप देख सकते हैं air resistance is equal to the weight at a lower speed. ठीक है? So yeah, that is the end of the video. Yeah, thank you for watching. Have a great day. अगर आपने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, go pray. मेरे लिए भी आप दुआ करना. Have a great day. Allah Hafiz.